नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उसका लेक्चर नंबर 1 है और उस चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। ठीक है ना? तो काइनेमेटिक्स को ध्यान से समझिएगा, ठीक है कि नहीं? तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन दोनों होगा, है ना? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अलग और मोशन इन ए प्लेन अलग नहीं होगा, दोनों एक साथ होगा। ठीक है ना? तो काइनेमेटिक्स को सीरियल वाइज अरेंज करके पढ़ते जाएंगे शुरू से लेकर के। ठीक है? तो लेक्चर 1 को आज स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले क्या जानेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स को जानने से पहले हम सबसे पहले ये आपको बता दें कि आज हम लोग जो क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना, उसके बारे में पहले बात कर लेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे जो। ठीक है ना? एक मिनट, है ना? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज, क्या क्या उसका टॉपिक है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस्ट में बॉडी का मोशन किसको बोलते हैं। रेस्ट जब बॉडी रहता है तो क्या बोलेंगे, मोशन रहेगा तब कब बोलेंगे कि बॉडी जो है वह मोशन में है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? डिस्टेंस पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है? अब आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, अभी क्या होता है उसको नहीं समझना, अभी हम सिर्फ टाइटल लिखा रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। एक चीज खत्म होगा तो दूसरा क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली चलते रहेगा सीक्वेंस में। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। 7 में क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ग्राफिकल सेक्शन जो होगा इसका वो पढ़ेंगे। ग्राफिकल सेक्शन। ग्राफिकल सेक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो फ्री फॉल जिसको बोलते हैं, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। इसी सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे आगे हम लोग। ठीक है? मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, है ना? क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, है ना? किसी हाइट से जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेंगे तब कैसे होगा, और ऑब्लिक प्रोजेक्शन करेंगे तब कैसा होगा, क्या कंडीशन होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। ठीक है? 12 में क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन 1D। ठीक है? चलिए नीचे दिखाई देगा आपको, है ना? इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। रिलेटिव मोशन इन 1D। ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। ठीक है ना? उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2D, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन बोलते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D को। ठीक है? प्लेन में। अब आते हैं 14 में, रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम के बाद क्या पढ़ेंगे बताइएगा,
रेन मैन प्रॉब्लम के बाद पढ़ेंगे रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इतना टॉपिक है टोटल, देख लीजिए क्या क्या है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेस्ट एंड मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ स्पीड एंड वेलोसिटी, फिफ्थ एक्सेलरेशन, सिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेवन ग्राफिकल सेक्शन जो इसका होगा वो पढ़ेंगे। फिर बॉडी फ्री फॉल होगा तब का कंडीशन पढ़ेंगे, उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट और ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट और रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल की जगह क्या लिख लीजिएगा, प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, फिर रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे 1D में, फिर प्लेन में पढ़ेंगे, उसी को बोला गया रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, फिर रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे और उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले इस टॉपिक को लिख लीजिए, इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, कोई भी सीक्वेंस इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको पहले सबसे पहले क्या करिए, नोट करिए। चलिए टॉपिक को सबसे पहले नोट करना है। नोट कर लिया आपने क्या? अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़ रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक देख लिया कि क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करिए। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, आपको नहीं होगा तो आपको खत्म होने लगेगा तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, ठीक है ना, मतलब ये थोड़ा लंबा इसका ये होगा। लंबा लेक्चर कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ज्यादा लेक्चर इसमें लगेगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन दोनों को एकदम क्वालिटी के साथ खत्म करना पड़ेगा, और जब क्वालिटी के साथ खत्म होगा तो टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं। जब किसी चीज को क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता क्या है ना, इसके बारे में पहले देखेंगे। काइनेमेटिक्स होता क्या है, द ब्रांच ऑफ, लिखिएगा काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ एक मिनट जी, यहीं पे ज्यादा लगता है। काइनेमेटिक्स इज द काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच, लिखिएगा आप लोग, काइनेमेटिक्स इज द काइनेमेटिक्स इज द branch of kinematics is the branch of physics. Kinematics is the branch of physics in which we study about rest and motion, about rest and motion, about rest and motion without considering the couch. काइनेमेटिक्स क्या बोलते हैं बताइएगा, विदाउट कंसिडरिंग द काउच। समझ में आ रहा होगा इतना सा बात कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कोई भी बॉडी क्या रेस्ट में है
या बॉडी मोशन में है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बॉडी क्यों रेस्ट में है और क्यों मोशन में है, यहाँ पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसका जानकारी कहाँ मिलेगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी रेस्ट में है मोशन में है उसके बारे में स्टडी करते हैं बिना कारण को जाने हुए कि आखिर कारण क्या है इस बॉडी को रेस्ट होने में, और ये बॉडी क्यों मोशन में हो गया, और ये बॉडी क्यों थोड़ा देर दूर जा करके वो रेस्ट में हो गया। ये सब क्यों वाला सवाल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो एनी और फ्रिक्शन में पढ़ेंगे या आगे जो भी मैकेनिक्स होगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग बॉडी रेस्ट या मोशन में है वो पढ़ेंगे, लेकिन बिना कारण को जाने हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन को। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, रेस्ट एंड मोशन को करेंगे, ठीक है ना। रेस्ट एंड मोशन को करेंगे। तो रेस्ट आपको पता है, रेस्ट और मोशन होता क्या है जो आपको पता है कि नहीं, बताइए थोड़ा। रेस्ट और मोशन होता क्या है जो आपको पता है कि नहीं, बताइए। रेस्ट और मोशन क्या है, जब एक बॉडी है, बॉडी रुका हुआ है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, वो बॉडी क्या स्थिर है, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है ना। लेकिन उसका स्पीड दर बदर चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी दर बदर चेंज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज हो रहा है, हर बार उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है चलने पर, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। वो बॉडी क्या में है, मोशन में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे। जो सबसे इजी वे होता है पढ़ाने का वही हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, है ना। नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहता है कि जो सबसे इजी वे हो वही सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है ना। ज्यादा इनको भरा गया क्या है, ठीक है ना। तो लिखिएगा इफ एंड, क्या लिखिएगा जी, लिखिए आप लोग रेस्ट एंड मोशन वाला टॉपिक में कि इफ एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा रेस्ट एंड मोशन वाले टॉपिक में इफ एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ बच्चा के तरह लिखवाना नहीं ना है, कुछ खुद भी करो। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, if an object changes its position, if an object changes its position, if an object changes its position, if an object changes its position with respect to time, with respect to time, then object is said to be in motion. Then object is said to be in motion. जब बॉडी मोशन में कब होगा, जब उसका चेंज होगा पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा रेस्ट के बारे में। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, है ना, सिर्फ क्या करना है इसमें, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन लगा लेना है, ठीक है ना। डज नॉट लगा लेना है, तो डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, क्या हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना, है ना। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानने से पहले, उसके बारे में पहले क्या करें, हम थोड़ा सा तब्दील कर दें, क्या कि रेस्ट एंड मोशन, ठीक है ना। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव क्वांटिटीज। वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, या कहिए रिलेटिव क्वांटिटीज है, एक दूसरे से रिलेटेड है।
वो दोनों अलग नहीं हो सकता है। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव क्वांटिटीज, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। बोथ ऑफ दीज, क्या होता है, बोथ ऑफ दीज डिपेंड ऑन, both of these depend on frame of reference। क्या होता है बताइएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। कोई भी बॉडी क्या होता है, इट मींस एन एब्जॉर्बर, इट मींस एन ऑब्जर्वर। पहले लाइन लिखवा लेने दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बोल रहा है कि रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे का क्या है, रिलेटिव क्वांटिटीज है। रेस्ट एंड मोशन क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे कि एक ट्रेन है, जैसे कि क्या है, एक ट्रेन है, इसमें क्या है, कुछ आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है, एक ट्रेन है और इसके अंदर कुछ आदमी बैठा हुआ है ना। तो जो अंदर, इस ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसको ऐसा प्रतीत होता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ये ट्रेन जो है वो रेस्ट में है और बाहर की चीजें चल रही है, पर ये ट्रेन क्या है, रेस्ट में है। इसको ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है वो क्या है, रेस्ट में है। इसको क्या लगता है कि ट्रेन जो है वो रेस्ट में है, ठीक है ना। लेकिन बाहर जो एक रोड पे खड़ा है, जो पटरी के थोड़ा सा नजदीक खड़ा है या थोड़ा दूर में खड़ा है, उसको क्या लग रहा है, उसको क्या लग रहा है कि ट्रेन जो है वो क्या है, मोशन में है। उसको क्या लग रहा है, ट्रेन जो है वो मोशन में है। तो ये एक ही बॉडी है, ये एक ही बॉडी है, ये एक ही बॉडी है, और ये दोनों रेस्ट और मोशन क्या है, इसका रिलेटिव क्वांटिटी कैसे है वो आप देख सकते हैं कि एक ही बॉडी है और दो ऑब्जर्वर है, दो ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन जो है वो रेस्ट में है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन जो है वो क्या है, मोशन में है ना। ध्यान से समझिएगा कि एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी है, बस ऑब्जर्वर बदल गया तो देखने का नजरिया बदल गया। जब ऑब्जर्वर है, जब दो ऑब्जर्वर है तो उसके देखने का जो नजरिया था वो बदल गया, तो बॉडी का पोजीशन बदल गया। अगर ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई लड़का बैठा हुआ है या कोई लड़की बैठी हुई है, तो वो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन जो है वो रेस्ट में है, पर लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ आदमी है उसको ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो है वो क्या है, मोशन में है। तो यही ये लाइन बोलना चाह रहा है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव क्वांटिटीज। क्या रिलेटिव क्वांटिटीज है, बट नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, बट फिक्स नहीं है, बट फिक्स नहीं है, ठीक है ना। बोथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि ऑब्जर्वर कहां पर है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रेन, अगर ये आदमी को हम यहाँ इसी में शिफ्ट कर रहे ट्रेन में, तो अब दोनों के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ट्रेन रेस्ट में। इसलिए बोल रहा कि ये कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है कि हमेशा एक बॉडी को देखेंगे तो दो आदमी को अगर इधर उधर दे रहा है तो रेस्ट मोशन में है, लेकिन इस आदमी को इसी में रख दिया तो दोनों रेस्ट में हो गया। ये फिक्स नहीं है कि एक रेस्ट और एक मोशन हमेशा रहेगा। ये क्या है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेटिव क्वांटिटी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो देखने का नजरिया है, जो देखने का नजरिया है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोल रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब देखने का नजरिया, किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे ठीक है ना, जैसे कि समझिए कि एक बॉय है जो लिफ्ट में है, एक बॉय क्या है, लिफ्ट में है, तो इसको ऐसा प्रतीत होता है कि हम क्या है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बाहर एक आदमी खड़ा होगा, जैसे मॉल वगैरह में लगा हुआ रहता है शीशा वाला, है ना, जो बाहर से रोड से दिख जाता है, तो उसको ऐसा लगेगा क्या चीज, अगर वो अचानक से लिफ्ट में बैठा हुआ, बंद लिफ्ट में है ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि बॉडी क्या है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में। पर बाहर जो खड़ा हुआ है उसके लिए क्या लगेगा कि लिफ्ट जो है वो क्या चीज में है, मोशन में है। समझने के लिए इतना काफी है, नहीं तो 10 एग्जाम्पल भी क्या है, बेकार है। तो आप इसको नोट करिए ढंग से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेन बताना था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखने का नजरिया, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डेफिनेशन लिखा रहे हैं, पहले इसको आप नोट करिए।
चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। सबसे पहले क्या करना है, इसको नोट करना है, उसके बाद हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो थोड़ा धीरे तो चलेगा ही बाबू, है ना, क्योंकि समझाना होता है अच्छे से। इंट्रोडक्शन बेसिक बनाने के लिए पहले क्या होता है, खूब दौड़ना भागना पड़ता है, पर एक बार जब ट्रैक पे आ जाते हैं तो जब पता चल जाता है कि इसी पे भागना है तब बहुत तेज भागते हैं। लेकिन जब मंजिल नहीं पता होता है कि किधर भागना है तो भागने में भी क्या होता है, डर लगता है थोड़ा सा, है ना। तो अभी क्या है, मंजिल पता नहीं चल रहा है काइनेमेटिक्स का कि कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होगा फिर ट्रैक पे आ जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे चलेगा शुरू क्योंकि उसमें समझाना होता है ना अच्छे से। तो चलिए अब किसके बारे में बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, देखने का नज़रिया। देखने का नज़रिया बदल जाएगा, है ना। देखने का नज़रिया बदल जाएगा तो क्या हो जाता है, आपको सब कुछ उसमें बदल जाता है, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखने का नज़रिया। देखने का क्या होता है, नज़रिया, ठीक है ना। ठीक है ना, देखने का नज़रिया। ये लड़का जब तक इस लड़की को पसंद करेगा तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, बहुत ही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, है ना। देखने का नज़रिया, है ना, देखने का नज़रिया इस लड़के के लिए, इस लड़की को देखने का नज़रिया क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। पर इस लड़के को जैसे ही पता चलेगा कि इस लड़की ये लड़के से कांटेक्ट में है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नज़रिया क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, है ना। ऐसा समाज में होता ही है ना, समझ में आया कि नहीं। अब ये लड़की क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अगर इसी तरीके से लड़की पे भी अप्लाई होता है, क्या होता है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, अगर कोई लड़की है वो किसी लड़के को पसंद करती है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, अगर पसंद करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, गुड। पर जैसे ही पता चला कि ये लड़का इस लड़की से बोलती है तो इसका, इस लड़की का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो बैड हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, देखने का नज़रिया। तो सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, देखने के नज़रिया पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लेक्स होता है जो, ठीक है। ये दोनों लड़का के लिए लिखवाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो देख लीजिए इतना कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये सब चीज़। आराम से पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो और दूसरे की ज़िंदगी को अच्छा बनाओ जितना हो सके, और अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा बनाओ, अपने परिवार की ज़िंदगी को भी अच्छा बनाओ। या पढ़ लिख करके कुछ ऐसा करो कि लगे कि हाँ भाई नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिना नॉलेज वाले देख सकते हैं आप आदमियों को क्या करते रहता है, कोई शराब पीते रहता है, कोई गांजा पीते रहता है ना। इसलिए ज़रूरी नहीं कि किताबी ज्ञान ही हो, है ना, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है कि नहीं। तो आइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, लिखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज used to represent the position of an observer
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, है ना, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर का पोजीशन किधर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको बताता है। इन अदर वर्ड्स अगर बोले तो, इन अदर वर्ड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ प्लेन फ्रॉम विच is a plane from which position of an object is observed, position of an object is observed। पहले ध्यान से देखिए टर्म को, फिर समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझाया हुआ है पहले। पोजीशन ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है, और अगर दूसरे भाषा में हम लोग कह सके या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, भाषा में नहीं सॉरी दूसरे शब्दों में, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ प्लेन फ्रॉम विच पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व, है ना, कि देखने का नजरिया किसी भी प्लेन की अगर बात करें तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यही बात को इतना देर से समझा रहे थे, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। अब आते हैं, एक नोट करते करते एक नोट भी लिख लीजिए, ठीक है ना, है ना। समझिए कि 10 रुपये का एक नोट है, उसमें लिख लीजिए, मतलब कॉपी में ही नोट दे के लिखिएगा, ये नहीं कि जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब ये होता है कि जनरली जो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और जेड इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। हम लोग कुछ कर लेते हैं, क्या चीज, इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि कोई अगर बोल दे कि 3i कैप क्या है, 3i कैप, तो किधर पता चल जाएगा कि किधर है बॉडी, इधर है 3i कैप में, क्योंकि इधर क्या होता है आई कैप, ये क्या होता है जे कैप, और ये क्या होता है के कैप, है ना। ऊपर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, के कैप। तो 3i कैप पता चला गया। अगर रहे कुछ ऐसा 4i कैप प्लस 3k कैप, तो कितने इधर हो जाएगा, 4i कैप इधर हो जाएगा और 3k कैप तो कुछ इधर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। अब आएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पर। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए जी। जल्दी से नोट करिए इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। चलिए हो गया। फिर आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ मोशन पे। किस पे आएंगे, टाइप्स ऑफ मोशन पे। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, 1D मोशन। 1D मोशन, 1D मोशन या मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन।
मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तीन प्रकार के होगा, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। तो 1D मोशन, मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या हो जाएगा कि कोई भी कार जो है वो मोशन कर रहा है एलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ अ कार एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ कार एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ स्मॉल हाइट, है ना। कुछ छोटे हाइट से अगर बॉडी को गिरा रहे हैं तो, लेकिन पता चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 किलोमीटर ऊपर से उड़ा रहे हैं, तो क्या उसी जहाँ से हम लोग फेंकेंगे और यहाँ आना चाहिए वो यहीं आ जाएगा क्या, है ना। अगर ये कितना है, 500 किलोमीटर है टोटल, बताइए ये 500 किलोमीटर है, इस बॉडी को कोई फेंक रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि यहीं पे आके गिरेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर आके गिरेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर छोटा हाइट है ना, 5 मीटर, 10 मीटर, है ना, 2-3 मीटर है, 20 मीटर है, ये सब है, तो क्या होगा, यहाँ से फेंकेंगे तो ज़रूरी है कि लगभग इसी पे आकर के गिरेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन का पाथ बनाएगा। अब आते हैं सेकेंड, 2D मोशन। 2D मोशन या इसी को क्या बोलते हैं, मोशन एलोंग अ कर्व्ड पाथ, मोशन एलोंग अ कर्व्ड पाथ, कोई कर्व्ड पाथ पे कर रहे हैं मोशन उसका। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिखिएगा। पहला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे इसी में, 2D मोशन में ही प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तीसरा हो जाएगा 3D मोशन, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, 3D मोशन या मोशन इन अ स्पेस। क्या हो जाएगा, मोशन इन अ स्पेस। तो मोशन इन स्पेस में क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखते रहिएगा इसको। पहला हो जाएगा किसी मोशन और डस्ट पार्टिकल, कोई कण है, धूल का कण है, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, देख रहे हैं वो ऊपर भी जा सकता है, कण जो है वो हवा में कोई पार्टिकल्स है, धूल का कण, वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जे में भी जा सकता है, ठीक है। तो मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। मोशन ऑफ एरोप्लेन हो सकता है, मोशन ऑफ एरोप्लेन हो सकता है, और मोशन ऑफ अ बर्ड हो सकता है ना। ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। आपको फील आ ही रहा होगा कि डस्ट पार्टिकल किधर भी जा सकता है। एरोप्लेन है, पहले ज़मीन पे चलता है एक प्लेन में, स्ट्रेट लाइन में, फिर थोड़ा ऊपर जाता है वाई में, फिर टेढ़ा चल जाता है के कैप में, समझ में आया। फिर बर्ड तो कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी, नीचे भी, है ना, इधर भी जा सकता है, उधर भी। तो ये तीनों डायरेक्शन में करता है उसको 3D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई चीज़ फेंकेंगे, कर्व्ड पाथ में जा करके कहीं और गिरेगा, या इस तरीके से कहीं और गिरेगा। सर्कुलर मोशन क्या होता है, यहीं पे जाता रहेगा, अगर एक तरीके से सर्कुलर मोशन होगा तो, है ना, दो ही प्लेन में जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि चलते 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 चलते, है ना, कोई भी चीज़ रहता है और ज़मीन पे चलते 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 हवा में उड़ जाता है तुरंत के तुरंत, गोल गोल घूमते घूमते, नहीं, है ना, वैसा हो जाएगा अगर, तो उसको 3D मोशन में पढ़ेंगे। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, कोई भी बॉडी को कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ, है ना, कोई भी सर्कुलर घुमा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं एक सेंटर पर रख करके, तो क्या हो जाएगा 2D मोशन। पर क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ एकदम हवा में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, हवा में आकर इधर उधर तितर बितर हो गया तो वो 3D मोशन में पढ़ेंगे। समझिए, बस एक कंडीशन रख करके पढ़ रहे हैं कि अगर बॉडी क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर घूमेगा, है ना, ज़मीन पे, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो 2D मोशन में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको लिखिए, हाँ जल्दी जल्दी करिएगा थोड़ा, ठीक है ना। जल्दी लिखिएगा ताकि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चालू कर सकें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चालू कर सकें।
जल्दी नोट करिएगा ताकि हम क्या कर सके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चालू कर सकें। जितना इजी भी हो सकता है हम अपने तरफ से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिखिए। अगर आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर ख़राब है, पूरा बकवास है, तो और अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है ना। किस पे आएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। बहुत इजी है, सबको समझ में आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ज़्यादा समझाने का चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा समझाने का चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखिए पहले, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में लिखिए। लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द total length of actual path, the total length of actual path traveled by an object, traveled by an object in a given time interval, in a given time interval is called distance, is called distance, है ना। जो टोटल पाथ लेंथ कवर होता है किसी बॉडी के द्वारा, एक एग्जांपल के द्वारा समझ में आ जाएगा आपको जब बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आप लिखिए डिफिनीशन, द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, है ना। जब दो बॉडी के बीच का जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा उस पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर और वेक्टर में क्या छील रहे थे आप, प्याज छील रहे थे क्या, प्योल। लिखिए कमेंट में कि जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो हम क्या छील रहे थे, प्याज या ओल। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। बिना पढ़े हो गए यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता है। आए हो नीट की तैयारी करने, अब यही नहीं पता है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, नोट करके लिखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इज द वेक्टर, वो कहाँ से कहाँ ड्रान होगा, वेक्टर, वेक्टर ड्रान फ्रॉम इनिशियल टू, क्या होता है इस लाइन के बारे में समझा रहे हैं, तड़पड़ाओ नहीं, ठीक है ना। ड्रा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। समझा रहे हैं सब कुछ समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक क्या है, लड़का है, यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इस लड़का को इस गर्लफ्रेंड के घर पे जाने के लिए
एक ये रास्ता है, एक क्या है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ठीक है ना। बताइए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइएगा इसमें, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है ना। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो बताइए इस लड़का को इस गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड का घर जाने के लिए कितना रास्ता है, 4 रास्ता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सब क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। कोई भी जहाँ से जाना चाहे, अगर ये बच्चा यहाँ से जाना चाहे यहाँ पर, है ना, अगर ये छोटू यहाँ से जाना चाहे यहाँ पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, फर्स्ट वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है, 1 मिनट डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पर थे, तो एक लड़का अगर जाना चाहेगा फर्स्ट वाला से, ठीक है ना, वो लड़का क्या करेगा कि अगर फर्स्ट वाला से जाना चाहेगा तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कोई यही लड़का चाहे कि नहीं हमको इससे जाना है, ये वाला रास्ता से, ठीक है ना, ये वाला रास्ता से, है ना, तो मान लो इसके लिए इसको कितना लग रहा है, इसके लिए 10 मिनट लग रहा है ना, इसको पता नहीं है जाने के लिए 4 रास्ता है ना। तो सुबह से अपना उठा, मुंह हाथ धो करके आया और मुंह हाथ धो करके सोचा कि चलो आज क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड का रास्ता ढूंढते हैं घर का, ठीक है। तो सुबह सुबह 7-8 बजे उठा, उसके बाद पहला रास्ता देखा, है ना, सोच रहा था कि जो जल्दी पहुंच जाए तुरंत जाने के लिए, ठीक है। तो ये पहला लड़का गया, यहाँ पे 10 मिनट लगा इसको जाने में, तो ये बोला ठीक है दूसरा रास्ता देखते हैं। ये रास्ता देखा, है ना, ये रास्ता देखा तो देखा कि इसमें 8 मिनट लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है इस लड़का को अपने गर्लफ्रेंड के घर पे पहुंचने के लिए। और थर्ड देखा तो देखा कि ये 3 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, ये कितना लग रहा है, 3 मिनट। और इसमें इसको लग रहा है आधा घंटा लग रहा है, मतलब कि 30 मिनट लग रहा है ना। तो चारों रास्ता को देखा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो भी पाथ लेंथ कवर करेगा वो सब हो जाएगा। मान लो पहला से गया तो पहला हो जाएगा, दूसरा से गया तो दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा से गया तो तीसरा भी हो गया और चौथा से गया तो चौथा, चारों क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ, टोटल क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया तो इसके लिए पहला एक्चुअल पाथ हो गया, फिर मान लो इसका ये मन नहीं किया तो दूसरा से गया तो ये हो गया एक्चुअल पाथ, फिर तीसरा से गया तो तीसरा हो गया एक्चुअल पाथ, फिर फोर्थ वाला से गया तो फोर्थ वाला हो गया एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोर्ड पर आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए कि डिस्टेंस तो सब हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में लगा 10 मिनट, सेकंड में लगा 8 मिनट, तो थर्ड में लगा 3 मिनट और फोर्थ में लगा 30 मिनट। तो ये लड़का सोचा कि यही मेरा जो क्या हो जाएगा, सही रास्ता है, ये 3 मिनट में हमको पहुंचा देगा गर्लफ्रेंड के रास्ता में। तो भगवान को क्या किया, 2 किलो लड्डू चढ़ाया। उसके बाद भगवान जी वहीं पे थे, है ना, यहाँ पे इसके भगवान जी थे गर्लफ्रेंड के पास और यहीं पे एक मंदिर था। तो वहाँ जा करके क्या किया, 3 किलो लड्डू चढ़ाया और नारियल वगैरह फोड़ा और फिर घर आकर के फिर एक बढ़िया पार्टी दिया, ठीक है ना। तो इसको क्या मान लिया ये, है ना, 3 मिनट वाला रास्ता को अपना लिया। तो जो इसमें सबसे छोटा रास्ता कौन है, देखिएगा 3 मिनट वाला रास्ता जो है वो सबसे छोटा रास्ता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ही यही होता है कि द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गया, लड़का का शुरुआती रास्ता जो यहाँ से गुजरा तो इनिशियल, और अंतिम में अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सबसे कम दूरी लग रहा है वो है 3 मिनट लग रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो जाएगा। और इसी को क्या बोल देंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्या चीज़ बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड, है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा थर्ड हो जाएगा।
फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ डिस्टेंस हो जाएगा और थर्ड भी हो जाएगा क्या चीज, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कोई भी हो सकता है, एक्चुअल पाथ तो हम जिससे गुजरेंगे वही एक्चुअल पाथ हो जाएगा, पर इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे कम दूरी वाला रास्ता होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जो सबसे कम वाला दूरी वाला उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, सब वेक्टर में बताया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, सब बताया हुआ है। बार बार छेड़ने से क्या हो जाएगा, टाइम स्पेन बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा लेक्चर का। अब बोल रहा है दूसरा नोट करके जो पॉइंट है उसको देखिएगा ध्यान से, कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब कि यहाँ पे इसका देंगे क्या चीज, ये, और यहाँ पर इसका देंगे क्या चीज, एरो, ठीक है ना। इनिशियल से फाइनल इस तरीके से एरो होगा, है ना, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एरो रहेगा फाइनल की तरफ और ये क्या रहेगा, इनिशियल की तरफ। इसको ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा इनिशियल की तरफ और एरो रहेगा किधर की तरफ, फाइनल की तरफ। तो इस तरीके से वेक्टर को जब ड्रॉन, वेक्टर इसी तरीके से होता है ना, ध्यान दीजिए क्या करते हैं, अगर वेलोसिटी का वेक्टर लिखना है तो वेलोसिटी वी वेक्टर लिखते हैं इस तरीके से, है ना। अगर एक्सीलरेशन का लिखना है तो ए वेक्टर इस तरीके से लिखते हैं, है ना, ऊपर देते हैं। तो वेक्टर क्या होगा इस तरीके से, और ड्रा क्या होगा इनिशियल से फाइनल, मतलब इनिशियल जहाँ पर है उसका टेल हो जाएगा और फाइनल जहाँ पे है उसका हेड हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ढंग से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा, कि डिस्टेंस को है ना, क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं, पर हर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं, है ना। देखिए थर्ड को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिस पाथ से हम लोग एक्चुअल गुजरेंगे वही एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस हो जाएगा, पर जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, जो सबसे छोटा पाथ लेंथ होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हर एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगा, पर हर एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कोई एक जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा वही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज, इसको सबसे लास्ट में लिखिएगा, पहले यहां से नोट करते जाइए, है ना, ये फिर वो, इसके बाद ये। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज सेड टू बी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज सेड टू बी डिस्टेंस, बट distance cannot always said to be displacement, है ना। सब जगह सब तरह, मतलब कि हर बार हर डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, नहीं कर सकते हैं। इस बात को ढंग से नोट कर लीजिएगा। आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, है ना, चार क्या दे देगा, टर्म दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा सही है। तो आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, है ना। एक चीज़ और बताने दीजिए, सॉरी फॉर दैट, बट एक चीज़ बताने दीजिए, है ना। एक हम लिखवा रहे हैं आपको, अगर दिखाई दे रहा है नीचे तो, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर लिखवाएंगे, लेकिन लिखवाएंगे ज़रूर, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर लिखवा रहा है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान से आप लोग देखिए, क्या जो हम लिख रहे हैं वो टर्म सही है कि गलत है ना। अगर गलत रहेगा तो कमेंट में भौंक दीजिएगा, है ना, और अगर सही रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस तरीके से। क्या ये सही है कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, और नहीं होगा तो कम से कम इसके बराबर होगा, पर कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के छोटा नहीं होगा। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट का डिस्टेंस कितना है, 10 मिनट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मिनट। समझ में आ रहा है, सही बात है। सेकेंड देखिएगा
डिस्टेंस कितना है 8 मिनट और डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मिनट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा वही रहेगा किसी भी बॉडी के लिए, है ना, वही रहेगा दो बॉडी के बीच का, लेकिन डिस्टेंस भले ही चेंज हो जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा, अगर इससे भी छोटा कोई मिल गया रास्ता तो उसके लिए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए यहाँ से कोई रास्ता है लेकिन आपको लग रहा है कि एकदम सीधा रास्ता है तो इससे छोटा कोई हो सकता नहीं, लेकिन अगर कोई रास्ता मिल गया तो थर्ड को भूल करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसको मानेंगे, जो नया वाला रास्ता जो सबसे छोटा होगा वो। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। देखिएगा, देखिए ये 10 मिनट है, मान लीजिए ये कितना लग रहा है इसमें डिस्टेंस, इसमें मान लो कि अगर 5 मीटर है, ये कितना टोटल, अगर इसको मान लीजिए हम मीटर में भी डिस्टेंस में भी आपको लिख रहा है, अगर ये मान लो 50 मीटर है, ये कितना है 30 मीटर है, और ये कितना है 10 मीटर है, और ये कितना है 100 मीटर है ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 मीटर है, ये सब एम से क्या है मीटर, है ना, एम से लिख लीजिएगा क्या है मीटर, ठीक है, मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। METER होता है कि METR ये होता है वो लिख लीजिएगा आप देख करके, है ना, MET मीटर, सेंटीमीटर, अब हम क्या करें जी, मीटर METER, एक मिनट स्पेलिंग देख के बता रहा है, रुके, मीटर होता है क्या होता है जी, लिखिए अभी तत्काल के लिए मीटर, METRE सेंटीमीटर, CENTIMETER, ठीक है, मीटर, METER लिख लीजिए, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, METER, है ना। तो चलिए अब आप लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो ये 50 मीटर है ऊपर वाला, पहला में क्या है 50 मीटर है, तो क्या बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इसलिए ये ले रहे हैं, जो मोड है वो इसलिए ले रहे हैं ताकि माइनस में अगर रहे, अगर माइनस में रहे तो तकलीफ ना हो, आपको माइनस को हटा करके लिखना, अगर -10 रहेगा तो 10 के साथ कंपेयर करना है, -10 के साथ कंपेयर नहीं करना। दूसरा देखिएगा 30 मीटर है और ये कितना है 10 मीटर है, ठीक है। तीसरा क्या है 10 मीटर है, ये बराबर है 10 मीटर है। फोर्थ क्या है 100 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो आप इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा क्या है बड़ा है, डिस्टेंस हमेशा क्या है बड़ा है। या तो एक केस में जब डिस्प्लेसमेंट वाला को ही ले लेंगे डिस्टेंस, है ना, जब डिस्प्लेसमेंट वाला को ही डिस्टेंस ले लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बाकी सब केस में डिस्टेंस क्या है हमेशा बड़ा है। तो कभी भी ये टर्म अगर लिखा रहे कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, क्या सही है ये, ट्रू या फॉल्स, कि डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट? तो नहीं, ये टर्म पूरी तरीके से क्या है गलत है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और एक केस में सिर्फ जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है तो दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। उसके बाद आप सीधे आएंगे मुद्दा पे। चलिए नोट करिए। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा ही। चलिए आप क्या करेंगे कि दोनों को क्या कर देंगे, थोड़ा कंपेयर कर देंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। कहीं भी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत कमेंट में लिखिए कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। वो मेरी जिम्मेवारी है कि आपको कैसे समझाना है, चाहे आपके लिए एक अलग वीडियो बना करके भेज दें या हम खुद एक्सप्लेन करके लिख दें, लेकिन बताएंगे ज़रूर, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, है ना। दोस्ती का मतलब यही होता है कि हमेशा हेल्प करे बच्चों को, है ना। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को हेल्प नहीं करेगा तो फिर किस तरीके का दोस्ती रहेगा आदमी का, है कि नहीं। दोस्त क्या होता है भाई से भी बढ़कर होता है ना। दोस्त जो होता है वो क्या होता है भाई से भी बढ़कर होता है। तो एक प्रेम का, एक प्यार का रिश्ता बना करके रखेगा दोस्त से, है ना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमसे। आप कमेंट में एकदम लिखिए, मैं बेधड़क उसका जवाब दूंगा। आपको किसी भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम होगा तो, है ना, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम कमेंट में लिख दीजिए कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ तो हुआ, इसका मतलब हमको बताना है तो बताना है।
चाहे हम कैसे भी आपको उससे डील कर सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मेरे तरफ से क्या होता है कि जो एक इजी वे होता है पढ़ाने का, उससे हम स्टार्ट करते हैं। नहीं तो मैं भी स्टार्ट करूँ पूरा का पूरा एकदम थ्योरम लिखाना चालू कर दूँ और बच्चे को समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ, उससे फ़ायदा नहीं है। जो सबसे गिरा हुआ लेवल होगा उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो आप बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है जो, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन वगैरह तो लग रहा है हम कल ही कर पाएंगे, आज बस डिफरेंस लिखवा करके छोड़ेंगे आज तक के लेक्चर के लिए। चलिए, आशा करते हैं आपको हो गया होगा। पहले ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, है ना, फिर ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया, ये सिंबल सेकंड थर्ड से पढ़ रहे हैं, इधर 20 रहता है, इधर 15 रहता है, तो इधर की ओर सिंबल लग जाता है, जो बड़ा होता है वो। तो समझ में आ रहा है कि बड़ा है। और बराबर कब हो जाता है, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस मान बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंस के बारे में। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। या कभी कभी सर पढ़ाते रहते हैं क्लास में, कोई है ना, टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं, तो पूछ लेते हैं कि किसको किसको कुछ बताओ, 5 बताओ डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो सब लोग मुंह बना करके बैठ जाता है ना। तो आपको पता होगा, तो कभी ऑफलाइन क्लास में आइएगा तो कोई भी बता दीजिएगा आप, है कि नहीं। चलिए, नोट करके लिखिएगा कि इफ अ पार्टिकल, सबसे पहले थोड़ा एक नोट है उसको लिख लीजिएगा। इफ अ पार्टिकल, समझा देते हैं, लिखवाने दीजिए पहले। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, वही जो लिखा थे ना डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट वाला, उसी को शायद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, without changing its direction, then distance will be equal, to displacement, otherwise except this case, distance will be है ना, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतना देर से जो भौंक रहे थे हम बार बार, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही आ गया है यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखिएगा कि कोई पार्टिकल है जो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो 2 केस हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या उसको छोड़ करके, है ना, जब बराबर होगा तब को छोड़ करके बाकी जितना भी केस होगा वो उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना। -10 -20 अगर दिया हुआ रहेगा डिस्प्लेसमेंट, तो उसको नहीं लेना है ना, उसको नहीं लेना है, मॉड लगा करके उसको प्लस करना, उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है। कभी भी एक चीज़ और लिखिएगा कि डिस्टेंस
distance cannot be smaller than magnitude of displacement, है ना। हमेशा देखिएगा ध्यान से कि मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, एंड द स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यही रहेगा कि मैग्नीट्यूड के साथ लिखें, है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है वो बात की बात है बिना मैग्नीट्यूड का, पर अच्छा होगा क्या चाहिए कि लिख देना है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखने से बचना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा। चलिए खत्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना, डिफरेंस लिखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, उसी को क्या हुआ है एक सेंटेंस में बना करके लिखा हुआ है। चलिए अब अपने पेज को बीच में क्या करिए कि एक लाइन डाल दीजिए, ठीक है ना, एक लाइन डाल दीजिएगा बीच में, और एक तरफ लिखिएगा डिस्टेंस और एक तरफ लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ क्या लिखिएगा, डिस्टेंस, और एक तरफ क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, और एक तरफ लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ लिखिएगा डिस्टेंस और एक तरफ लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें क्या लिखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा इट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या है, पाथ पे डिपेंड करने वाला क्वांटिटी है। बताया ही था कि जिस पाथ से जाएगा वही उसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल पाथ लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जो दो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगा उस पर डिपेंड करेगा। चाहे 20 गो पाथ क्यों ना ले लें, हम इधर से ले लें, एक इधर से ले लें, पर जो एक्चुअल पाथ नहीं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। पाथ इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट डिपेंड्स ऑन पाथ। इसका मतलब क्या हो गया, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। और ये क्या हो जाएगा कि इट डिपेंड्स ऑन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये कहाँ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, बताइए आप लोग, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, कि एक यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी है तो एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है और एक इधर से है। तो हमको उससे मतलब नहीं है कहाँ पे इनिशियल है और कहाँ पे फाइनल है। इसका सबसे शॉर्टेस्ट होगा वही होगा क्या चीज़, इसका, है ना, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 4 में, फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल नेवर बी, पहले लिखवा लेने दीजिए फिर बता रहे हैं, इट विल नेवर बी निगेटिव और जीरो।
है ना। अगर कोई बॉडी चल गया है, अगर कोई बॉडी क्या हो गया है, चल गया है, तब तो कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता। अरे चलेगा तो कुछ ना कुछ तो चलेगा दूरी ना जी, 0.01 सेंटीमीटर ही चले, पर चल तो गया, तो मतलब जीरो तो नहीं हुआ, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हुआ, मतलब कि 1 सेंटीमीटर ही चला पर वो चल गया। तो मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है और निगेटिव कैसे होगा, है ना। डिस्टेंस चाहे इधर चले चाहे उधर चले, इसमें थोड़े हम वेक्टर क्वांटिटी थोड़े है कि माइनस आ सकता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इधर जाएगा तो इधर चल जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, इधर भी चल जाए तो हम क्या करेंगे, अगर इस यहाँ पे है कोई और इस रास्ता से अगर इधर चल गया तो 5 मीटर चल गया तो भी +5 ही लेंगे, और इधर चल गया तब भी क्या लेंगे, 5 मीटर ही लेंगे, चाहे कहीं भी चल जाए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है वो, है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव और जीरो नहीं होगा। जबकि अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट में भी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे होगा जब हम बताएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, बस इतना भी डिफरेंस लिख रहे हैं तो बस डिफरेंस लिखिए, कोई ये नहीं पूछा कैसे ये बात बोल रहे हो तुम। जब आगे क्वेश्चन कल करवाएंगे तो आपको समझा देंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। लाओ समझा देते हैं। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है और यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जाना है, तो इधर मान लो 10 मीटर चला, है ना, फिर यहाँ से क्या हो गया, एक बॉडी यहाँ पर आ गया 20 मीटर पे इधर आ गया, और ये क्या है, इसका जीरो है। तो बताइए इनिशियल माइनस फाइनल होगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। और जीरो पहले कैसे होगा उसको देख लो। जीरो क्या होगा कि यहाँ से बॉडी गया और क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉडी गया और यहाँ पर आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। पहले क्या समझ लेंगे, जीरो वाला। तो बॉडी यहाँ से चला और यहीं पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही क्या होता है, VF माइनस V, मतलब कि, है ना, XF माइनस XI, है ना। पोजीशन देखना है किसका, फाइनल जहाँ पर था वहाँ और इनिशियल जहाँ पर था जहाँ। तो देखिए फाइनल कहाँ पे आ गया, जीरो पे, और इनिशियल भी कहाँ पे था, जीरो पे। तो देखिए जीरो आ गया, तो ये जीरो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होगा, मान ली यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की बात करेंगे, तब क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बताइएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ही गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस जीरो, है ना। फाइनल कहाँ पे है, 10 पे, और ये क्या है, जीरो पे, तो कितना हो जाएगा, 10, तो प्लस में आ गया, तो प्लस वाला समझ में आ गया। अब निगेटिव वाला देखिएगा, ये कहाँ चल गया, ये जीरो है, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस। तो फाइनल कहाँ पे है, -20 पे, है ना, और इनिशियल कहाँ पे है ना, इनिशियल जीरो पे है, इनिशियल कहाँ पे है, जीरो पे है। तो माइनस माइनस जीरो कितना हो गया, -20, देखें माइनस भी आ गया। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कल जब क्वेश्चन करवाएंगे तो और ना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो इसको मिटा देते हैं, 5 लिखना है, क्योंकि इसको नोट कर लीजिएगा। अभी इतना देर हटे थे तो पॉज करके थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा बाबू आपको इतना, है ना। अब बच्चा नहीं हो कि सर साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए। जब मौका मिले जहाँ पॉज करके उसको नोट कर लिया करो। 5th में आते हैं, ठीक है ना। इफ डिस्टेंस इज जीरो, इफ डिस्टेंस इज जीरो देन पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, देन पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। If displacement is zero, if displacement is zero, if displacement is zero, then particle either at rest or passing through the same position, पासिंग थ्रू द सेम पोजीशन, है ना। या तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल रेस्ट पे है या सेम पोजीशन पर ही आ चुका है ना। क्या है, पासिंग थ्रू द सेम पोजीशन, है ना। और पासिंग थ्रू द सेम पोजीशन मतलब जहाँ से गया है उसी पोजीशन पर फिर से आ गया है। तो
तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अट जाता है तो लिख देते हैं 6 और 7 भी। 6 में क्या बोल रहा है, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। और इसमें क्या हो जाएगा, फॉर अ मूविंग बॉडी, है ना, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट may be increasing और डिक्रीजिंग। कहने का मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, है ना, मतलब कि कोई मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा, है ना। एक बार बॉडी चल गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा ही आएगा, पर मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट में जरूरत नहीं है। बताए थे ना कि अगर 0 से जा रहा है एक्स एक्सिस प्लस की तरफ, फिर माइनस में आ गया तो वो तो मूव तो कर ही रहा था बॉडी, वो क्या रहा, मूविंग बॉडी मूव करने के लिए क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में आता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 0 मान लीजिए है, इधर गया कुछ, उसके बाद इधर जा रहा, अब इधर चलने लगा, तो हमेशा जब तक जाते रहेगा बॉडी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा निगेटिव ही होगा। तो एक तो हो गया क्या चीज़, घट रहा है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर बॉडी इधर ही चलता रहे, इधर ही चलता रहे, इधर ही चलता रहे, इधर ही चलता रहे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन बॉडी कुछ दूर इधर चलने के बाद इधर चलता रहे, इधर चलता रहे, इधर चलता रहे, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, घटते रहेगा। पर डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, इधर जाओ तो 5 मीटर, फिर इधर जाओ तो 20 मीटर 25 मीटर जाते रहो, सब क्या होता है, जुड़ते जाता है ना, उसमें सब क्या होता है, जुड़ते जाता है। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सीधा फाइनल और इनिशियल। तो यहाँ से चालू करेंगे बॉडी को तो 0 पे है, इनिशियल तो 0 होगा, और फाइनल क्या हो जाएगा, मान लीजिए -100 पर चले गए तो -100 -0 माइनस में आ गया, मतलब कि वो डिक्रीज कर रहा है, पहले 0 था फिर अंतिम में क्या आ गया, -100 आ गया, मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा जी, इतना बोतल थोड़े हो तुम लोग। चलिए 7 में आते हैं। तो देखिए जब दो इनिशियल और फाइनल होगा तो उसके बीच में डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा घुमा करके इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से उधर घुमा करके, फिर इधर से उधर, उधर इधर से इधर, इधर इधर से उधर, उधर उधर उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर। तो डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट कोई भी बॉडी का क्या होगा, एक ही होगा। वो कोई ना कोई, वो दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगा, कोई ना कोई एक तो होगा ही जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। पर डिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब कितना भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस आर पॉसिबल, infinite values of distance are possible between initial and final position, between initial and final position, between initial and final position। 7 में डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, only single value of displacement, only single value of displacement is possible between initial and final position, between initial and चलिए बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिख तो सब कुछ रहा है, बेवकूफ़ी वाला सवाल मत करना कि सर दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है। तो नोट करिए, ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो लिख दिए हैं, ठीक है ना। इतना भी लिख दोगे तो 5 नंबर दे देगा कोई भी। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। कल बात करेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर से और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर
जितना भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर ये 1 था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था इसलिए थोड़ा धीरे चला है ना। तो गुस्सा नहीं होने का है और गाली गलौज कमेंट में नहीं करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको जितना अच्छा से हो सके समझाने का कोशिश की है, कल तो चलेगा ही। और सबसे शुरू में जो लिखवा दिया है टाइटल सबका टॉपिक का कि कैसे कैसे चलेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। और बार बार जब भी कॉपी खोलिएगा तो उस टॉपिक को पहले देखिएगा कि क्या क्या टॉपिक से चालू किया, पहला देखो कहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि पहला टॉपिक एंड हो गया, दूसरा टॉपिक ऐसे करके 2 लाइन दे दीजिएगा, फिर सेकेंड टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ लिख दीजिएगा, है ना। ये सब आप खुद करिएगा कॉपी में शुरू से देख करके, इतना दिमाग तो लगाना ही है। लेकिन हम शुरू से लिखने की कोशिश तो करते हैं, सब कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। टाइटल भी एकदम ढंग से डालते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है कि नहीं। नोट कर लीजिएगा इसको। तो चलिए आज का लेक्चर 1 यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।